पे सब पे? एटलस जरूर लेना, ठीक है, एटलस लेना। एटलस को बार बार रिवाइज करके रहना, बार बार देखते रहना। एटलस में काफी चीजें ऐसी आती है, मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको वर्ड ज्योग्राफी में भी मैपिंग कराता रहूंगा बीच बीच में, कहाँ कहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट होती हो। बाकी आप थोड़ा खुद भी एटलस देख लेना, एटलस से चीजें खुद भी देखोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। एटलस जरूर देखना। बाकी हम बेसिक से ज्योग्राफी शुरू करेंगे। स्पेस वगैरह क्या होता है, आपका जो एक आपकी संरचना होती है, आपका वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है, भूमंडल होता है ना। तीन चीजें होती है ज्योग्राफी में, देखो। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तीन चीजें हम करते हैं इसमें, देखो। एक आपका हो गया भूमंडल, ठीक है। भूमंडल में आप वही जानते हो क्या क्या आता है इसमें। भूमंडल में क्या पढ़ोगे आप, क्रस्ट, मेंटल कोर वगैरह, ये सब चीजें, कि पृथ्वी की आधारभूत संरचना क्या है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ये सब चीजें उसमें देखते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आपका वायुमंडल, ठीक है। इसमें हम वायुमंडल की अलग अलग परतें देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एयर करंट जो होते हैं अलग अलग जो चलते हैं, ठीक है। विंड का फिनोमेना, लोकल विंड, प्लानिटरी विंड, और जो सारी पेटियां मैंने आपको इंडियन, अच्छा आपने कुछ वायुदाब पेटियां पढ़ी है आपने? आपने जब प्लानिटरी विंड पढ़ी होगी ना, ट्रेड विंड्स वगैरह जब पढ़ी होंगी, तो उसमें वायुदाब पेटियां, वो सब करेंगे हम इसमें, ठीक है। और तीसरा हम क्या करते हैं, तीसरा हम करते हैं जलमंडल, ठीक है। कि जल में बहने वाली धाराएं कौन सी है, ओशन को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और देखो ये तीन चीजें होती हैं। हाँ, इन तीनों को जहां पे ये मैच करेंगे ना, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो तीसरा ये पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। जहां पे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल मैच करता है, इसे बोलते हैं हम जैव मंडल, ठीक है। मतलब यहीं पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। जहां पे तीनों मिलेगी वहीं पे लाइफ पॉसिबल होती है। तो ये हम चीजें करते हैं इसको, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब ये सारा कर लेंगे ना, फिर जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम बाकी चीजें देखेंगे कि भारत के इसमें कैसे इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है। वहां पे मैं आपको थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरीज है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। थोड़ा हम वैसे इस पे भी करेंगे, इंडियन में अलग से भी करेंगे, एक मिनरल वाला चैप्टर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होती है, कौन 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 से मिनरल या कहाँ कहाँ पे आपके इंडस्ट्री डेवलप्ड है, कैसे डेवलप है, क्यों डेवलप है, वो सब उसमें करेंगे। ट्रांसपोर्ट वगैरह सब इंडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और काफी चीजें आपकी डायग्राम वगैरह से भी होगी, तो वो भी हम करेंगे इसमें क्लियर, ठीक है। सर आप तो कह रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास एथिक्स के बाद होगी अब, ठीक है। पहले हमारा प्लान था कि वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे, अब वर्ल्ड हिस्ट्री एथिक्स के बाद शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एथिक्स आपकी मेरे ख्याल से जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाएगी आप लोगों की, क्लियर। ठीक है। तो हम बेसिकली भूगोल की बात करते हैं, आधारभूत भूगोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, थोड़ा जो स्पेस वाला जो चैप्टर है ना, वो शुरू करेंगे हम। स्पेस वाले चैप्टर में कि गैलेक्सी क्या होती है, नेबुला क्या, नेबुला पता है आपको क्या होता है? निहारिका जिसे बोलते हैं, क्या होती हो, जहां से निर्माण होता है, तीन प्रकार की होती हो। क्या? निहारिका, नहीं, निहारिका तो बेसिकली एक धूल का गुबार टाइप का हो गया, बादल समझ लो, उसके अंदर ये है ना। उसके बाद से ही नेबुला जो निहारिका होती है, उससे ही सारे ग्रहों का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। तो वो सब बताऊंगा आपको, उसके भी प्रकार वगैरह होते हैं। आकाश गंगा अलग है, आकाश गंगा अलग है, निहारिका अलग है, ब्रह्मांड अलग है, ये सब चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो एक एक चीजें करके पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चैप्टर की हेडिंग देना आप, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिखना ब्रह्मांड, ठीक है। इसमें मैं आपको सूर्य की परतें वगैरह, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, हमारे एक मिशन है अभी, मिशन गया हमारा आदित्य L1। वो क्या है, किसका अध्ययन करेगा वो? सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 क्या है इसमें? वो डिस्टेंस हो गया। एल से क्या है, लैग्रेंजी पॉइंट होता है। क्या होता है लैग्रेंजी पॉइंट, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको जो, हाँ, जिस पोजीशन पे जब बराबर हो जाता है, तीन है और पांच है, वो आपको बताऊंगा क्या क्या है, और क्यों हमने L1 वगैरह चुनी, वो भी हम बातें करेंगे, ठीक है। इसमें जो करंट की चीजें है ना, कि कौन कौन से मिशन सूर्य के लिए गए हैं, कहाँ पे कैसे गए, वो सब भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। ब्रह्मांड के चैप्टर में हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे चल के लैटिट्यूड लैंगिट्यूड से फिर हम घूर्णन, परिक्रमा, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सीजन कैसे चेंज होता है ये करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग शुरू करते हो। तो पहला चैप्टर है ब्रह्मांड, ठीक है।
ठीक है, ब्रह्मांड। शुरुआत में देखो मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको देखो कुछ खगोल शास्त्री हुए, खगोल विज्ञानी हुए, उन्होंने कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए। क्या क्या सिद्धांत दिए वो बताऊंगा आपको। पेपर में डायरेक्टली के पूछ लेते हैं कि आपके जैसे कि वरामीर था, उन्होंने क्या कहा, टॉलमी ने क्या कहा, ये सिद्धांत किसने दिया। तो 5-6 चीजें ब्रह्मांड से रिलेटेड जिसने भी बोली है वो लिखते रहे। ठीक है, केपलर ने क्या बोला, जैसे कि ये सब चीज लिखेंगे। ठीक है, तो 2 कॉलम बनाना। एक बनाना आप खगोल विज्ञानी का, ठीक है, एक बनाना उनके सिद्धांत का। ठीक है, खगोल विज्ञानी और उनके दिया गए सिद्धांत का, ये हम देखेंगे किसने क्या कहा था। ठीक है। सबसे पहले जो खगोल विज्ञानी है अपने भारतीय से शुरुआत करते हैं, इनका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर कब के हैं, किस काल के हैं वराहमिहिर? न, वराह अवतार विष्णु के हैं, वो अलग है। तो, वराहमिहिर देखो ये महाजनपद पीरियड के मान लो आप। ठीक है, ये लगभग 6th सेंचुरी बीसी के हैं। बीसी लिखना, एडी मत लिखना। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी के। इन्होंने क्या कहा था, लिखना इसके आगे सिद्धांत। इन्होंने उस समय कहा था, लिखना इसमें, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो 6th सेंचुरी बीसी में इन्होंने सिद्धांत दिया था, बिल्कुल ठीक। आगे जो मैं आपको वेस्टर्न वो बताऊंगा, जो खगोल शास्त्री, ये तो उल्टी उल्टी बातें करते थे, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं थे। जैसे अगले बताता हूं मैं आपको, इनका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। ठीक है, क्लॉडियस टॉल्मी, ये 140 एडी के हैं। क्लॉडियस टॉल्मी क्या कहते थे, लिखना इसमें, पृथ्वी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कहा था कि अर्थ सेंटर पे है, बाकी सब ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सिद्धांत थोड़ा गलत था। अगले लिखना आप, व्यक्ति आते हैं, हम देखते हैं। इनका नाम है कॉपरनिकस। ठीक है, मध्यकालीन विश्व में देखे तो कॉपरनिकस वे विज्ञानी थे जिनने पहली बार सिद्धांत को सही किया। जो सिद्धांत वरामिड 6th सेंचुरी बीसी में देखे गए थे, ये कॉपरनिकस 1543 के आसपास थे। अब इन्होंने सिद्धांत सही किया था, वरना पहले यही माना जाता था कि अर्थ सेंटर में है, सब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, रनासा पढ़ा आपने, पुनर्जागरण थोड़ा, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण से पहले क्या था, हाँ, यूरोप वाले इलाके में, तो वहां, हाँ, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन के हिसाब, 13th 14th सेंचुरी। हाँ, हाँ, तो वो मान लो कि तुम 12वीं 13वीं या 14वीं शताब्दी तक भी यूरोप बिल्कुल अंधकार का युग कहते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें भी ये माना जाता था आपको ना, उसमें सबकी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे वो तो चर्च था। तो चर्च भी यही मानता था, जो कि टॉलमी बोल के गए थे कि अर्थ सबका केंद्र है। उसमें थोड़ा बताऊंगा आपको, अगर सिलेबस में है आपके, कि भाई क्यों मानते थे कि अर्थ आपके पापों से दब रही है, इसलिए रिवॉल्यूशन कम हो रहा है, ये सब चीजें बोलते थे उस समय। ठीक है, तो ये थी। अब कॉपरनिकस आगे सिद्धांत को सही करेंगे, इनके बारे में लिखना। इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक, इनकी किताब का नाम है, ये, ठीक है, कॉमेंटेरियोलस। इनकी किताब का नाम है, अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियोलस। इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे हिंदी में लिख लेना, अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियोलस।
में इन्होंने यह बताया कि, अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियोलस में इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिद्धांत को सही किया। अब एक अगले आते हैं खगोल शास्त्री, उनका नाम है केपलर। केपलर ने क्या सिद्धांत दिया था? साइंस वाले कोई होंगे, केपलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। है? क्या दिए थे? ग्रहों के नियम दिए थे, ठीक है। केपलर, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ग्रहों के नियम दिए थे इन्होंने। और इनका क्या कहा था इन्होंने कि जो आपका परिक्रमा पथ है वो किस शेप का होता है? दीर्घावतार होता है, एलिप्टिकल होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी तक ये पता चला कि सब परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। अब इन्होंने उस पथ का बताया कि ये एलिप्टिकल होगा, दीर्घ आकार होगा, ठीक है। तो लिखना इसमें, केपलर के बारे में लिखना। इन्होंने ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। और यह बताया कि, और यह बताया कि ग्रहों का परिक्रमा पथ पथ दीर्घ वृत्ताकार, इसे बोलते हैं हम एलिप्टिकल, ठीक है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार या फिर एलिप्टिकल होता है, ठीक है। केपलर जो थे ये 1571 से 1630 तक रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रोनोलॉजी में लिखा रहा हूं आपको मैं, जिसमें चलता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो ये थे। अगले लिखना आप एडविन हबल। एडविन हबल 1925। एडविन हबल के बारे में लिखना। इन्होंने जो कहा वो कहा था कि एक ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों आकाश गंगाएं होती है। एक ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों आकाश गंगाएं होती है। ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ प्रतिपादन थे। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। देखो, जैसे हमारा है ना, हमारे 8 ग्रह सूर्य वगैरह के साथ है। तो मान के चलो कि हमारे ये सूर्य है यार, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके 8 मान लो, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये है हमारा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो सूर्य के साथ जो वो होता है, सौर मंडल, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सौर मंडल होंगे, मतलब इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं n नंबर से, तो क्या बनती है? एक आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? क्या है? मिल्की वे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मंदाकिनी बोलते हैं, दुग्ध गंगा भी, गंगा भी बोलते हैं। हाँ, पर मंदाकिनी भी बोलते हैं, दोनों नाम है, ठीक है। वैसे मिल्की वे भी लिखोगे हिंदी में तो चल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कई सारे सौर मंडल एक आकाश गंगा का निर्माण करती है, और कई सारी आकाश गंगा किसका निर्माण करेंगी? एक ब्रह्मांड का, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे एक सिस्टम चलता है, ठीक है। तो हमारी जो है ना, तो कई सारी आकाश गंगा हमारे आसपास है, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा फैलता जाता है। तो इसमें आगे चल के बिग बैंग थ्योरी, पता है आपको क्या होती है? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बताओ? नहीं, पिंड आपस में नहीं टकरा इसमें। किससे हुआ है? एक तारे से नहीं, उसका नाम है सिंगुलैरिटी। कि एक सिंगुलैरिटी था, एक केंद्र बिंदु था, उसमें एनर्जी थी, तो उसमें एक विस्फोट होता है, महाविस्फोट। कितने साल पहले होता है?
कई सालों पहले, बिल्कुल सही। फिर भी कोई बेसिकली कुछ आंकड़ा है इसका? 2 बिलियन? और कुछ? 4 अरब? ठीक है, 13.8 अरब साल, इसे बिलियनियर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बिग बैंग थ्योरी लिखा रहा हूं आपको पहले। तो मैं बता रहा हूं कि लगभग लगभग 13.8 अरब साल पहले एक पूरा ब्रह्मांड नहीं था, बेसिकली एक केंद्र बिंदु था, इसे बोलते थे सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, आप देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सब चीज एनर्जी है, ठीक है। प्लैनेट, सोलर सेल, हम लोग सब एनर्जी है, ठीक है। तो बेसिकली एक ये सिंगुलैरिटी, एक केंद्र बिंदु था जहां पे टेम्परेचर, एनर्जी कंसंट्रेटेड थी एक जगह पे, ठीक है। विभिन्न कारणों से इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है। अब इसमें विस्फोट जब होता है तो ये चारों ओर फैलेगा अपने, ठीक है। चारों ओर फैलेगा, एक्सपैंड होगा या फिर विस्तार होगा इसका, ठीक है। तो इस विस्फोट के या इस महाविस्फोट के फलस्वरूप, ठीक है, इस महाविस्फोट के फलस्वरूप इस सिंगुलैरिटी के कई सारे टुकड़े होते हैं, इसमें फैलाव शुरू होता है, और इन्हीं पिंडों के कारण कई सारे खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, बीट प्लैनेट, स्टार, सन, सब हुआ, ठीक है। मतलब ये सोच को अब इसके कंपैरिजन करो, तो ऐसे एक केंद्र बिंदु ऐसा था, इस पे विस्फोट हुआ, तो ऐसे फूटा, तो ऐसे 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 फैला, फैलेगा ना जब विस्फोट होगा, आप बिल्कुल स्लो मोशन में विस्फोट वो कल्पना करो, तो ऐसे 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 करके फैलेगा। तो कई सारे चांद, तारे, सूर्य, प्लैनेट वगैरह सबका निर्माण होता है। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बोलते हैं कि आज भी जो है हमारा स्पेस ब्रह्मांड जो है आज भी विस्तारित हो रहा है, ठीक है। धमाका रुका नहीं है, भी चलता जा रहा है वो। तो क्योंकि स्पेस में टोटल वैक्यूम है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है इसे धमाके को रोके, तो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो जो इसकी एक्सपेंशन या विस्तार होने की गति है, जितने गति से हम ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं उससे कई गुना गति से विस्तारित हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मांड की स्टडी पूरी कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सटर्नल स्पेस में जो लाइफ फॉर्म है होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमें पूरे ब्रह्मांड का 0.0001 भी नहीं, परसेंट भी नहीं पता, ठीक है। क्लियर है? तो लिखना, अगला हेडिंग लिखना, बिग बैंग थ्योरी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत बोल लो, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत बोल रहे, बिग बैंग थ्योरी लिख लो। ये कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसे आप अपने ओरिजिनल नाम से भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इस नाम से एक वो भी है, सीरीज भी आती है, देखिए किसी ने, देखिए, बिग बैंग थ्योरी, नेटफ्लिक्स पे भी होगी यार, बहुत ही बढ़िया सीरीज है। मतलब देखना, कॉमेडी टाइप की, बहुत बढ़िया। नेटफ्लिक्स पे भी हो, पहले आप तो लैपटॉप पे हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो तो एवेंजर वाला हो गया। वो तो एवेंजर की सीरीज चल रही है अलग से, ठीक है। चलो इसमें लिखना, बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लिमिटियर, बिल्कुल सही। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्जस लिमिट्रे द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्जस लिमिट्रे द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक घने और बेहद गर्म बिंदु से हुई थी। एक घने और बेहद गर्म बिंदु से हुई थी, बिंदु से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया है, या फिर जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। आगे लिखना, 13.8 अरब साल पहले, ठीक है। 13.8 आपको याद ना रहे तो जनरल उसमें हम हमेशा कहते हैं कि लगभग लगभग
14 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो हम ये याद रहता है, अगर नहीं रहा तो 14 बिलियन ईयर बोलते हैं हमेशा, 13.8 इज एग्जैक्ट। तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व सिंगुलैरिटी में एक महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग हुआ। सिंगुलैरिटी में एक महाविस्फोट हुआ। फलस्वरूप सिंगुलैरिटी की ऊर्जा और पदार्थ, सिंगुलैरिटी के ऊर्जा और पदार्थ जल्दी से फैले, जल्दी से फैले और इन पदार्थों ने ठंडे होकर और इन पदार्थों ने ठंडे होकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मांड का निर्माण किया। एक लाइन और जोड़ना, इस महाविस्फोट के फलस्वरूप, इस महाविस्फोट के फलस्वरूप फलस्वरूप ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। फलस्वरूप ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। आज भी ये महाविस्फोट के कारण आज भी फैलता जा रहा है जो ब्रह्मांड है हमारा, ठीक है। विस्तारित हो रहा है या फिर निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का आज भी निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी थी जो जॉर्जस लिमिटर ने दी थी, और कहा था कि महाविस्फोट के कारण सभी ब्रह्मांड का अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ है। क्लियर इतना? अब लिखना आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा को इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। क्लियर है? समझ गए ना तुम लोग? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विस्तार हो रहा है आज भी, ठीक है। अब देखो ब्रह्मांड की स्टडी पे जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, बहुत आगे बहुत चीजें नई नई जुड़ेंगी इसमें आपके करंट पे, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो आकाशगंगा की डेफिनेशन लिखता पहले। आकाशगंगा, आकाशगंगा विभिन्न तारों, विभिन्न तारों, ग्रहों, उपग्रहों, ग्रहों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, निहारिका, निहारिका और अन्य खगोलीय पिंडों का एक ऐसा विशाल समूह है, और अन्य खगोलीय पिंडों का एक ऐसा विशाल समूह है, ऐसा विशाल समूह है जो कि जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, ग्रेविटी फोर्स से बंधा हुआ है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे लिखिएगा ना गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फील्ड से बना हुआ है बेसिकली। तो ये होती है आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा की लेंथ किस में नापते हैं, मतलब किसी भी हम प्रकाश वर्ष से, बिल्कुल ठीक। प्रकाश वर्ष क्या होता है? बिल्कुल सही। और प्रकाश की स्पीड क्या लेते हैं हम? 365 मीटर बस। हाँ, ठीक है। ये क्या स्पीड ऑफ लाइट है, टी बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हम ना इसकी लेंथ नापते हैं प्रकाश वर्ष में, ठीक है। अब एक चीज लिखता है, देखो आप,
एक चीज यहाँ पे लिखना, मैं बताता हूँ, दूरी लिखना है यहाँ पे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ज्यादा वो डिटेल में नहीं बता रहा। देखना, एक चीज लिखना, देखो 1 पार्सेक। ठीक है, ये सब क्या है, ये खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने का वो है। 1 पार्सेक कितना होता है? ठीक है, चलो बताता हूँ। देखो, स्पेस पे डिस्टेंस नापने के लिए हम अधिकतर बार इन यूनिट का प्रयोग करते हैं। मैं बता देता हूं आपको। 1 लाइट ईयर क्या है, अगर आपको नहीं पता तो लिख देना। ये क्या है? यह वह दूरी है जो कि प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं। और इसके लिए हम प्रकाश की जो स्पीड है वो बोलते हैं इक्वल टू 3 × 10⁸ ठीक है, तो 1 वर्ष में प्रकाश ने कितनी दूरी तय की, उससे बोलते हैं हम आपका 1 लाइट ईयर, या फिर 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये होती है। अब देखना, जो 1 पार्सेक है, 1 पार्सेक जो हम यूनिट बोलते हैं, 1 पार्सेक, ये होती है इक्वल टू 3.6 लाइट ईयर के बराबर, या 3.6 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 1 क्या पार्सेक। ठीक है, यूनिट है बेसिकली। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इसका माप क्या होता है? ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ठीक है, हाँ, औसत दूरी। पार्सेक इक्वल टू 3.6 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, मतलब 1 पार्सेक 3.6 × लाइट ईयर होगा। ठीक है, तो पार्सेक और लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तीनों किस चीज की यूनिट हो गई, किस चीज की इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, ये खास तौर पर कहाँ यूज करते हैं? ये हम स्पेस में यूज करते हैं इंटरस्टेलर डिस्टेंस को नापने में। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम साधारण पैमाने काम नहीं आएंगे, इतना बड़ा हमारा हुआ है। ये आंकड़े होंगे, देख लूंगा गूगल से, पर ऐसे फायदा नहीं याद करने का है। 23 बोलना, 15 करोड़ किलोमीटर। 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं ना, तो 497 × 10⁸ कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे याद मत करो ऐसे फालतू का आंकड़े, मैं बताया तो आपको। ठीक है, 15 करोड़ मान लो। सही बोल रहे हो तुम। लगभग लगभग 15 करोड़ है। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझे? डिस्टेंस समझ गए? ठीक है, अब देखो, इतना क्लियर है। अब देखो, ये आकाशगंगा ना, आकार के हिसाब से दो रूपों में विभाजित करेंगे। हम बोलेंगे कि इनका आकार कैसा है, एक होता है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। ठीक है, तो आकाशगंगा हम देखेंगे। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ से लिखना, मैं लिखाता हूं आपको लिखना। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर आकाशगंगा दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है, वो होती है, पहले लिखना नियमित आकार की आकाशगंगा। इससे बोलते हैं हम रेगुलर गैलेक्सी बेसिकली।
नियमित आकार की आकाशगंगा, इसमें लिखना आप, इनका एक नियमित आकार होता है, इनका एक नियमित आकार होता है, इनका निर्माण, इनका निर्माण अपेक्षाकृत नए तारों से होता है, इनका निर्माण अपेक्षाकृत नए तारों से होता है, ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, और इनकी संख्या ब्रह्मांड में कम है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि एक रेगुलर साइज की होती है, इनका देखो नियमित आकार है, नए तारों से निर्माण है, बड़ी है और एक संख्या में कम है। ठीक है, अब देखना रेगुलर जो गैलेक्सी है ये फिर दो प्रकार की है। एक है आपकी स्पाइरल, स्पाइरल लिखना, इसके आगे लिखना सर्पिलाकार, स्पाइरल, इसे लिखना हिंदी में सर्पिलाकार। अच्छा लिखना है, चलो इतना लिख दिया आप लोगों ने, आगे लिखता मैं आपको, इसी में लिखना आगे। ये आकाशगंगा दो प्रकार की होती है, ये आकाशगंगा दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली लिखना स्पाइरल, हिंदी में बोलते हैं इसे सर्पिलाकार, स्पाइरल या फिर सर्पिलाकार। ठीक है, समझ लो मतलब इसका क्या आकार स्पाइरल होगा, स्पाइरल समझ लो। देखो आपने कभी मूवमेंट देखा कि ग्रह सूर्य वगैरह कैसे मूव कर रहे हैं, आपको ऐसा मत समझना कि ये सूर्य है इसके चारों ऐसे मूव कर रहे हैं, सूर्य खुद भी, हाँ सूर्य खुद भी क्या कर रहा है, ब्रह्मांड के सेंटर का रिवॉल्यूशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो आप कभी कभी देखना, आप घर जाके देखना वीडियो एनिमेशन में देखना कि कैसे मूव कर रहा है हमारा सौर मंडल। सूरज ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे करके इसके इर्द गिर्द सारे ग्रह आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक सर्पिलाकार बन रहा है। आप ऐसे करोगे जैसे आपकी कॉपी का ये तार है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट है। तो ठीक है, इस मूवमेंट के आप ऐसे देखना। ठीक है, हमारी ब्रह्मांड ऐसे शेप की है। ठीक है, और ये जो है ना, ये सारे ग्रह ऐसे हैं और बीच में सूर्य ऐसे जा रहा है बिल्कुल, और सूर्य खुद भी अपने ब्रह्मांड के सेंटर के ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ऐसे से स्पाइरल शेप में चलती जाती है और ये ऐसे होता है। ठीक है, तो बीच में सूर्य है और इसके इर्द गिर्द तारों का परिक्रमा पथ है, तो ये स्पाइरल शेप की गैलेक्सी हमारी बनती है। ठीक है, तो ये सर्पिलाकार है, इसमें दो एग्जाम्पल लिख लो। एक तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होगी या फिर मंदाकिनी, दूसरी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल लिखना इसके, एक है आपकी मंदाकिनी और दूसरी है एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा क्लियर है, इसे हिंदी में एंड्रोमेडा लिख सकते हो। तो ये एक आकार ये हो गया। दूसरा आकार जो नॉर्मली देखने को मिलता है ये है आपका एलिप्टिकल, या ऐसे क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दूसरा जो गैलेक्सी है दैट इज एलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार। इसके भी उदाहरण हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम भी याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि नियमित आकार की गैलेक्सी होती है, वो नियमित आकार की होती है, नए तारों से बनती है, बड़ी होती है, संख्या में कम है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो स्पाइरल ही है। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है, सबसे पास में जो गैलेक्सी पड़ती है दैट इज एंड्रोमेडा। मैं आपको दो चार तथ्य बाद में भी लिखाऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली वाली गैलेक्सी जो कि थी आपकी नियमित आकार की या फिर रेगुलर गैलेक्सी। अब दूसरी लिखना है यहाँ पे आप, दूसरी गैलेक्सी लिखना आप अनियमित आकार की आकाशगंगा,
अनियमित आकार की आकाशगंगा, या ऐसे बोलते हैं इरेगुलर, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, अनियमित आकार की आकाशगंगा या फिर इरेगुलर गैलेक्सी लिखा। ठीक है, अब रेगुलर के बिल्कुल उल्टा कर देते, इसे लिखना आप, इनका कोई नियमित आकार नहीं होता, इनका कोई नियमित आकार नहीं होता, इनका निर्माण पुराने तारों से होता है, इनका निर्माण पुराने तारों से होता है, यह आकार में छोटी होती है, यह आकार में छोटी होती है, और ब्रह्मांड में इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा कर दो तो दो प्रकार की आपकी गैलेक्सी बन जाएंगी। इनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये आकाशगंगा 30 के प्रकार हमने देखे। यहाँ पे कुछ नोट्स डाल देते हैं। ठीक है, तो 3-4 नोट्स लिख देना आपने यहाँ पे। ठीक है, तो पहला लिखना, एक शब्द है, इसे बोलते हैं सुपर क्लस्टर। आप इंग्लिश में भी इसे सुपर क्लस्टर ही लिखना, लिख लोगे, हिंदी में लिखो आप। ठीक है, इसे plus- ऐसे लिखिए क्लस्टर ना। ठीक, क्या होता है सुपर क्लस्टर? है, बिल्कुल सही, गैलेक्सी के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, स्पेस पे हम देखते हैं ना, आप देखो गैलेक्सी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब गैलेक्सी होती है उसका एक बड़ा सा ग्रुप पाया जाता है। अब बहुत जूम आउट करोगे ना, तुम्हें एक बहुत जगह एक पॉइंट दिखेगा बहुत चमकीला, तो उस पॉइंट पे ना बहुत सारी गैलेक्सी होंगी, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो छोटे से पॉइंट पे दिख जाती है। ठीक है, तो सुपर क्लस्टर के बारे में लिखना, ये क्या है? ये आकाश गंगाओं का समूह है, आकाश गंगाओं का समूह। अगला लिखना, एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्या है ये? हाँ, सबसे नजदीक। हाँ बिल्कुल, तो लिखते हैं इसमें, आ, ये हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। ठीक है, ये हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, या फिर कह सकते हो कि ये मंदाकिनी की सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नजदीकी ये है। अगला एक नोट डालना, ये है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ठीक है, ये हटा दो इससे से। क्या है? क्या ब्राइट? पिंड नहीं है, बेसिकली नेबुला ना, ये सबसे हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और सबसे चमकीला तारों का समूह है। तो लिखना इसमें, हमारी आकाशगंगा क्या है, फिर मंदाकिनी आकाशगंगा का, मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह। ठीक है, या फिर सबसे चमकीली निहारिका लिख सकते हो। शीतल एवं सबसे चमकीला तारों का समूह या निहारिका है। तारों का समूह या निहारिका है। अगला लिखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है? सबसे चमकीला तारा है, सबसे निकटतम तारा है, इसलिए चमकीला भी है वैसे, पर सबसे निकटतम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लिखना आप लोग, प्रॉक्सिमा सेंचुरी लिखना। यह
सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। और आखिरी लिखना एक नोट यहाँ पे, यह है सीरियस, या फिर इसे डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, सीरियस या डॉग स्टार। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, वो रखता है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ बेसिकली, वो सब करता है काम। ठीक है, इसलिए हिंदी नाम नहीं रखेंगे ना, वो तो अपने अंग्रेजी तो वही रखते हैं। क्या है ये? क्या है ये? बेसिकली ना हमारे सूर्य से दुगना बड़ा और 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा है, जो रात्रि को दिखाई देता है कई बार। रात को दिखेगा आपको कई बार, तो लिखते हैं इसमें, यह सूर्य से दुगना बड़ा, सूर्य से दुगना बड़ा एवं 20 गुना चमकीला तारा है, जो कि रात्रि में दिखाई देता है। एवं 20 गुना अधिक चमकीला तारा है, जो कि रात्रि में दिखाई देता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बेसिक। रात्रि में कब उठे हो? आप कहाँ के हो? गाजियाबाद? गाजियाबाद में रात को तारे नहीं दिखते, ये कैसे दिख जाएगा? सच में दिल्ली गए हो कभी तुम? दिल्ली में रात को तारे वारे कुछ नहीं दिखते? दिल्ली में तो मैंने आज तक तारे नहीं देखे, मैं 5 साल दिल्ली में रहा हूँ। वहां बिल्कुल नहीं दिखता कुछ, रात को ऊपर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा धुआं भूत कुछ नहीं दिखता आपको वहां पे। मैं दिल्ली में। कौन? कहा है ना? चलो फिर। मामा जी कहाँ रहते हैं? दिखते हैं गाजियाबाद में? अरे तारे इतने सारे हैं, तो उसमें देखना, ध्रुव तारा चमकता है। ध्रुव तारा देखो वो अलग, वो हमारा माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वगैरह के हिसाब से है, लेकिन ये साइंटिफिक है। तो ध्रुव तारे को तो हम बोलते हैं ना, सप्तऋषि भी होते हैं हमारे, वो भी दिखते हैं, ये सब चीजें तो ये हमारे मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, एस्टेब्लिश फैक्ट है। अब देखो बहुत सारे तारे हैं, अब आप मुझसे कौन सा पहचान रहे हो कि सीरियस और डॉग स्टार है? ये कभी देखना आप ना, वो साइट खोलना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की साइट खोलना, तो शायद वो लाइव फीड में दिखा रहे होंगे कि आपका ये तारा है, आपका वो तारा है, रात को भी खोल के देखना, तो वो सारे वो है, वो दिखा देंगे आपको। या फिर कभी गूगल में सर्च करना कि लोकेशन ऑफ सीरियस और डॉग स्टार, तो वो आपको एग्जैक्ट लेट लॉन्ग पोजीशन दिखा देगा आपको, तो उससे दिख जाएगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का होगा। हर जगह दिखेगा, तारा दिखता है। वो तो हमें पहचान नहीं है ना, दिखता सब कुछ है। अब इतने सारे लोग हैं, हमें कौन सा बताइए कौन अंकित है, कौन रमेश है, कौन हिमांशु है? अब वो तो नाम रखेगा ना, वो बताएंगे आपको। ये देखो चमकीला अलग अलग हिसाब से देखो, चमकीला एक तो नजदीक के हिसाब से होता है, कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से होता है। तो हम एग्जैक्टली चमकीला कौन है वो नहीं बता सकते। ठीक है, तो चमकीले के हिसाब से करके हम ये बता सकते हैं कि कितना है। तो ये काफी चमक वाला है। बिल्कुल। अब देखो, ये देखो आप तारे जो है ना, तारे, तो जो तारे हमें दिखते हैं, क्या वो तारे वास्तव में वहां पे हैं? है? बम थोड़ा ना फूट जाएगा। तारे मर जाते हैं। ठीक है। हाँ देखो, जो तारे हैं ना, वो जो लाइट एमिट कर रहे हैं तब हमें कुछ दिखेगा ना, तो वो जो लाइट चल रही है वो आज से शायद लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से चली होगी। तो अब तक तारा वो खत्म हो चुका है, क्योंकि लाइट ईयर है ना, कोई भी तारा हमसे, मान लो कोई तारा हमसे दूर है, मान लो 1 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, तो मतलब जो हम आज देख रहे हैं, तो एक 10 लाख साल पहले उसने वो लाइट एमिट की थी, आज हमारे आंखों में पहुंची हो। ठीक है, तो हो सकता है वो तारा जो हमें दिख रहा है वो वास्तव में वहां पे है भी नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो स्पेस का बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ना, स्पेस पे जाओगे तो फिर वहीं के हो जाओगे। ठीक है। अभी कौन है स्पेस में, जो बेचारी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं पर आनी पा रही है? सुनीता विलियम्सन, उनके साथ एक और है, उनका डिले होता जा रहा है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अगला लिखना आप नेबुला।
नेबुला, इसे हिंदी में बोलते हैं निहारिका। नहीं नहीं, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है। अभी हमने गैलेक्सी लिखा था, अब नेबुला लिख रहे हैं, नोट इतने थे, अब हम हेडिंग लिख रहे हैं। अब देखो निहारिका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, देखना से। ये देखना, आकाशगंगा होती है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर ना कुछ क्लाउड या फिर एक रीजन समझ लो, एक एरिया समझ लो। इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर डस्ट एंड गैसेस होती है, मतलब आप इसके अंदर धूल के कण होंगे, ठीक है, और कुछ गैसेस होंगी, इससे मिलके एक निहारिका बनती है। अब क्या होती है, इस निहारिका टूट जाती है, इसके टूटने के कारण ही आपके ग्रह बनते हैं, आपके उपग्रह बनते हैं, और आपके तारे बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्रेडल ऑफ प्लैनेट्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ग्रह, उपग्रह और तारों का निर्माण जो होता है, निर्माण करता कौन सी चीज होती है, उसे बोलते हैं हम निहारिका, ठीक है, या फिर नेबुला। क्लियर है? इसके तीन प्रकार होते हैं, वो भी आगे लिखा होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखना, नेबुला की लिखना। आकाशगंगा के अंदर, आकाश गंगा गंगा के अंदर धूल एवं विभिन्न गैसों से मिलकर बने हुए बादलों को, धूल एवं विभिन्न गैसों से मिलकर बने हुए बादलों को निहारिका कहते हैं। निहारिका कहते, बने हुए बादलों को निहारिका कहते हैं। निहारिका हमें तब दिखाई देती है, या देते हैं, जो भी इसका लिंग होगा। निहारिका हमें तब दिखाई देती है जब, जब इसके अंदर की कोई गैस चमके। जब इसके अंदर की कोई गैस चमके, ठीक है, बेसिकली एक ब्लैक मैटर है ना, वहां पर ऐसे दिखेगा ये। अब कोई गैस है, आपसे रिएक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसके साथ, एनर्जी के साथ हमेशा लाइट भी एमिट होती है ना। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है गैसों के बीच, अब कुछ ऊर्जा निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, तब दिखेगी यहाँ पे नेबुला है, वरना दिखती नहीं है। ठीक है, तो इनसे ही विस्फोट होने के बाद ये सब निकलते हैं। एक लाइन जोड़ देना इसमें, निहारिका से ही, निहारिका से ही एक सौर मंडल का निर्माण होता है। निहारिका से ही एक सौर मंडल का निर्माण होता है। इसमें लिखना, यह तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होती है। पहले लिखना इंटरस्टेलर, मूवी देखी किसी ने? समझ में आई? आधी आई? चलो बढ़िया। इंसेप्शन देखिए, इंसेप्शन देख लो, बिल्कुल समझ में नहीं आई, समझ में आ गई थी। हाँ, तो पता नहीं चलता ना वापस आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बड़ी बेहतरीन मूवी आते हैं। इंटरस्टेलर देखना, कुछ अगर आपको स्पेस पढ़ना हो ना, समझना होगा, एक मूवी ग्रेविटी है, एक इंटरस्टेलर है, दोनों देखना, बहुत गजब के कॉन्सेप्ट है। आपको थोड़ा ग्रेविटी में पता चलेगा कि प्लैनेट की जो सैटेलाइट होती है, जो उपग्रह वगैरह भेजते हैं, उनका मूवमेंट, या फिर जो स्पेस मिशन होता है उनका मूवमेंट कैसे होता है। ऊपर जाके वैक्यूम होता है ना, तो फ्यूल बर्न नहीं करते, तो फ्यूल क्या करता है, आपके वैसल है, वो फ्यूल एमिट करेगा। ठीक है, जिसमें एमिट करेगा, न्यूटन के लॉ के उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो आपको उसमें बहुत चीजें पता चलेंगे, एक दो मूवी देखना अगर स्पेस पे इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो पहला लिखना इंटरस्टेलर, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर तारकीय। ठीक है, इंटरस्टेलर को लिखना अंतर तारकीय। अंतर तारकीय, इसमें लिखना आप एक लाइन, समझ रहे हो? इसमें लिखना आगे
इनसे तारों का निर्माण होता है, ठीक है। स्टेलर मतलब जो होता है तारा होता है, ठीक है। तो इंटरस्टेलर, इनसे तारों का निर्माण होता है। दूसरा लिखना इंटरप्लानिटरी, ये है अंतर ग्रहीय। इंटरप्लानिटरी अंतरग्रहीय, इसमें लिखना इनसे ग्रहों का निर्माण होता है। ग्रहों का निर्माण होता है। अब तीसरा लिखना इंटर गैलेक्टिक। इंटर गैलेक्टिक ये है आपके अंतर जालिया कहते हैं, हिंदी में उठपटांग नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। अंतर जालिया, इनसे किसका निर्माण होगा? आकाश गंगाओं का निर्माण, गैलेक्सी का। तो इसमें लिखना इनसे आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, या आकाश गंगा का निर्माण होता है। क्लियर इतना? ठीक है, अगली हेडिंग डालना आप। इतना क्लियर हो गया ना? अगला लिखना आप, हेडिंग है उल्का, उल्काश्म, उल्का पिंड। ठीक है, हेडिंग देना उल्का, उल्काश्म एवं उल्का पिंड। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, उल्का को बोलते हैं मेटेरॉइड, उल्काश्म को बोलते हैं आप मिटियोर, उल्का पिंड को ही बोलते हैं मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो तीनों के नाम में थोड़ा अंतर है, आप समझने से। अब बताओ जिसने पढ़ा है क्या होता है इसमें डिफरेंस? तेज बोलना, हाँ। क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन उल्काश में जो आप बोल रहे हो वो सबको बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्शन है, गलत है। मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। अब देखने लिखा, अब क्या अंतर है देखो। ठीक है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारा वायुमंडल है। देखो, अब देखो जो हमारा गैलेक्सी आकाशगंगा है ना, उसमें कई सारे खगोलीय पिंड घूम रहे हैं। खगोलीय पिंड मतलब कि पत्थर हो, छोटे छोटे पत्थर मान लो, ठीक है। पत्थर पिंड समझते हो ना, पत्थर, धूल भी है उसमें, धूल भी होगी उसमें, गैसेस भी होंगे उसमें, पत्थर के बड़े पिंड भी होंगे, तो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये देखो, अब जब ये वायुमंडल से बाहर है तो इसे तब बोलता है हम उल्का। ठीक है, अब क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की ओर खींचते हैं। अभी पृथ्वी की ओर खींचा, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करा इसने, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लगती है, फ्रिक्शन की फोर्स, घर्षण की फोर्स, ठीक है। इस घर्षण के कारण देखो, ये जब इसमें घर्षण लगेगा तो इसमें एक चिंगारी निकलेगी, ठीक है, चिंगारी निकलेगी या चमक निकलेगी ये, ठीक है। तो इस चमक को जैसे दरअसल हम उल्काश में कहते हैं, ठीक है। वैसे जैसा आपने कहा ना कि जब वायुमंडल के अंदर एंटर करता तो उल्काश में कहते हैं, साधारण भाषा में ये कहते हैं जब वायुमंडल में एंटर कर गया, लेकिन वास्तव में जो चमक वो पैदा कर रहा है घर्षण के कारण, उसे उल्काश में कहते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में अगर हम देखें ना, जो हमारी मैथोलॉजिकल है, इसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो वो तारा तुरा नहीं टूट रहा है, तारा टूट के पृथ्वी में गिरा तो पृथ्वी खत्म है, ठीक है। तो वो तारा नहीं टूट रहा है, वो कोई पत्थर पुत्थर है, कोई खगोलीय पिंड है जो आके टूटा, ठीक है। अब देखो घर्षण के कारण क्या हुआ, घर्षण के कारण इसका साइज एक्सट्रीमली छोटा सा हो जाता है, ठीक है, बहुत खत्म हो जाएगा लगभग है।
जलते जलते बिल्कुल खत्म हो गया। अधिकतर तो 90-95% खत्म हो जाते हैं पूरे, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा टुकड़ा जब आके यहाँ पे पहुंचा, पृथ्वी की सतह पे पहुंचा, तो तब इसे हम बोलते हैं उल्का पिंड या फिर मीटेरॉइड। ठीक है। ऐसे एक मीटेरॉइड गिरा था अमेरिका में जिसके कारण डायनासोर खत्म हो गए थे। ठीक है। एक मीटेरॉइड भी आने वाले 5-10 साल में आ रहा है भारत की इंडिया, अर्थ की ओर। ठीक है। अर्थ की ओर आ रहा है, और वो फिर गया तो फिर खत्म हो जाएगा बोलो। ठीक है। आ, खत्म ही हो जाए, बढ़िया। क्या तैयारी करनी फिर? वेट ही करते हैं फिर आराम से बैठ के। ठीक है, तो लोन वोन लेते हैं बढ़िया अपना 5-10 साल बाद, पर अगर गलती से नासा सुने तोड़ दिया उसे, तब क्या करेंगे आगे जी के? लोन में दबे पड़े हैं। हाँ, फिर हमारा बनेगा उनका। ठीक है। तो ये ना जब आते हैं ऊपर सौरमंडल से आते हैं, तो इनमें एक बहुत एक्सट्रीमली फोर्स फोर्स होती है, बहुत ज्यादा फोर्स होती है। तो अगर ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डायमीटर का अगर पृथ्वी के ऊपर गिरा, तो पृथ्वी का जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स होती है। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये समझिए आप। इसे लिख लो। ठीक है, इसे मैं लिखा देता हूँ, समझ गए ना आप? फटाफट लिख लो, मैं जल्दी डिक्टेट करता हूँ लिखने से। उल्का एक ऐसा खगोलीय पिंड है। उल्का एक ऐसा खगोलीय पिंड है। एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर होकर पृथ्वी की ओर आता है। पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी की ओर आती है। पृथ्वी की ओर आती है, आगे लिखना। अधिकतर उल्काएं, अधिकतर उल्काएं, अधिकतर उल्काएं आकार में छोटी होती है। आकार में छोटी होती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए घर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, क्या तेज बोलना? वायुमंडल में क्या होगा? वायु इज एयर, कह सकते हो उसके कारण बेसिकली। वही मानो, चलो वैसे फिजिक्स की बात है, बहुत चीजें होती है, फोर्स होती है, सब चीजें होती है। वायु मानो, जो भी है ना, कुछ भी, जैसे कि आप अपना ही देख लो। अगर आपको ढाल में बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ दे, न्यूट्रल गाड़ी घोड़ी चलानी आती है आपको? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, तो देखो कुल मिला के ये है कि बेसिकली जब भी कोई चीज फ्री मूवमेंट में होती है, फ्री फ्लो में होती है, तो एक अपोजिट फोर्स लगता है, उसे फ्रिक्शन या घर्षण बल बोलते हैं। इसमें वायुमंडल क्या आप कह सकते हैं आप, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है, तो वहां पे कोई घर्षण बल वगैरह नहीं होता। लेकिन पृथ्वी की सतह है, वायुमंडल में आती है, आप पे एक अपोजिट फोर्स लगती है जो आपकी मूवमेंट के अपोज जाती है, जो आपकी मूवमेंट को रोकती है। ठीक है, तो वैसी तो यहाँ पे आप वायु के कारण ही बोल दो। ठीक है, वायु के कारण जो विभिन्न गैसें वगैरह, जो एटमोस्फेयर बन रहा है ना, एटमोस्फेयर या वायुमंडल जो है बेसिकली कई सारी गैसों से इसका निर्माण होता है, तो वो सब चीजें होती है। वायुमंडल में अलग से करेंगे उसे। ठीक है, तो अब क्या लिखा? बड़ी भयानक नींद आई आपको एकदम से। क्या लिखा अभी? घर्षण के कारण वाष्पीकृत हो जाते हैं, कारण वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकृत, वेपोराइज्ड।
ठीक है, वाष्पीकृत, वेपराइज हो गया, बेसिकली पूरा खत्म हो गया मामला, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ के अंदर भी गिर जाते हैं, तो अगले लाइन में लिखना उल्काश्म क्या होता है, लिखना उल्काश्म। उल्काश्म वह चमकीली रोशनी है, उल्काश्म वह चमकीली रोशनी है जो कि उल्का से तब निकलती है जब, जो कि उल्का से तब निकलती है जब उल्का, जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए, जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए घर्षण बल से प्रभावित होती है, घर्षण बल से प्रभावित होती है। प्रभावित होती है, ठीक है। तो उल्काश्म थी जो रोशनी निकली। अब देखो कुछ फिर भी थोड़ा सा पिंड अर्थ तक पहुंच जाता है, उसके बारे में लिखना उल्का पिंड, अगली लाइन में लिखना उल्का पिंड। उल्का पिंड में लिखना उल्का पिंड वह खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, या उल्का का वह भाग है, या उल्का का वह भाग है जो कि, जो कि पृथ्वी में प्रवेश करते हुए पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, या पृथ्वी में प्रवेश करते हुए पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ, तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ, और पृथ्वी की सतह पर गिरा है, और पृथ्वी की सतह पर गिरा है। क्लियर है? ठीक है, अब लिखना अगला, कितना हो गया, अगला हेड सब हेडिंग लिखना एस्ट्रॉइड। क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, कहाँ पे मिलते हैं, शनि बृहस्पति के बीच में, बिल्कुल एस्ट्रॉइड बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे? अच्छा, ये वाला अच्छा होगा ना इसमें, ठीक है। इसे लिखो क्षुद्र ग्रह, मैं बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, मैं बता दूं, देखो अगर ये हम सन बोल रहे हैं ना अपना, सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर कौन सा ग्रह आता है? ठीक है, अभी हम बृहस्पति को लिख रहे हैं, ठीक है, कि इससे मतलब हमें, ठीक है। अब देखो हमारा सूर्य है 8 बड़े बड़े ग्रह है, ठीक है। लेकिन कुछ क्षुद्र ग्रह, मतलब इतने बड़े नहीं जिनका प्लानिट हो, ठीक है। मैं बाद में आपको लिखाऊंगा, कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है किसी चीज को प्लानिट मांगने की, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड हैं जो कि प्लानिट की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन क्षुद्र ग्रह, लेकिन छोटे प्लानिट होते हैं, ठीक है। अब सोचो कि यही कहीं घूम रहे हैं वो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पृथ्वी पर आ गया तो समाप्त है पृथ्वी, ठीक है। इतने बड़े होते हैं, अगर कोई बड़ा पत्थर वगैरह 2-3 किलोमीटर डायमीटर का आ गया तब भी समाप्त है, एक बड़ा सा ग्रह आके गिर गया, समाप्त है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो पूरे पृथ्वी वायु सॉरी स्पेस में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है जुपिटर का, ठीक है। तो जुपिटर के इसके कारण ना आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के आसपास घूम रहे होते हैं वो बृहस्पति अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, उसमें गिरते नहीं है।
तो कुछ गिरते हैं कुछ बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे ना एक ऐसे ये, ठीक है, ये सीधे बना रहा हूं, मतलब ये बेसिकली जुपिटर के इर्द गिर्द है गोले में, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये एक वो बेल्ट बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बेसिकली, क्योंकि ये ऐसे एक निर्माण हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट का। उसी की बात कर रहे हैं। देखो, जब मैं बोलूं कि उल्का क्या है, तो उल्का छोटे खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, बड़ी बात नहीं, गिरते रहते हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह एक बड़े आकार के खगोलीय पिंड है जो कि पृथ्वी बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके इर्द गिर्द के बेल्ट के रूप में प्लेस्ड है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा, एक बार मेरे ख्याल से यूपीएससी पीसीएस में आया था कि इन किन दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो आप समझना कि बृहस्पति के पहले है तो उससे पहले मंगल, तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो लिखना इसमें एस्टेरॉइड में क्या, लास्ट टाइम नहीं, बहुत टाइम पहले गिरी थी वो। हाँ वैसे गिरते रहते हैं। हाँ, तो वहां पे जो गिरी थी, वहां पे एक लोनार लेक बनी है, ठीक है। वो वॉल्केनिक लेक भी है, मेटेओराइट लेक भी है, दोनों है वो। तो वॉल्केनिक के ऊपर भी हो, ठीक है। तो वहां पे बाद में वॉल्केनो डेवलप हो गया था। हाँ हाँ हाँ, मंगल पे भी गिरते हैं, पर मेन रीजन जुपिटर ही, क्योंकि जुपिटर की गुरुत्वाकर्षण बहुत बेहतर है। तो जुपिटर हमारा सेवियर है बेसिकली, वरना हो जाता अभी तक हमारा काम, ठीक है। तो लिखना क्षुद्र ग्रह में, लिखना क्षुद्र ग्रह बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं क्षुद्र ग्रह बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो कि जो कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में या मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं, एक लाइन और जोड़ना, बड़े आकार के क्षुद्र ग्रहों को, बड़े आकार के क्षुद्र ग्रहों को एक शब्द लिखना, दैट इज प्लैनेटॉइड, ठीक है। इसका हिंदीकरण कुछ नहीं है वैसे, ये प्री में पूछ सकते हैं आपसे। बड़े आकार के एस्ट्रॉइड्स को या बड़े आकार के क्षुद्र ग्रहों को प्लैनेटॉइड भी कहते हैं, ठीक है। टाइम है थोड़ा, कितनी देर में आएंगे सर आपके, 12 बजे आते हैं, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो हमने पढ़ा उल्का, एक पढ़ा क्षुद्र ग्रह, कॉमेट क्या होते हैं, धूमकेतु सुना है, क्या होता है, हनुमान जी है क्या, क्या होते हैं, मतलब क्या चल रहा है, क्या है, कहाँ पे पहले बताओ क्या होते हैं। देखो मैं आपको ना 3 चीजें बता रहा हूं अभी, याद रखना हमेशा। देखो, एक हो गया आपका उल्का, ठीक है, एक हो गया आपका क्षुद्र, कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। और तीसरा होता है धूमकेतु, ठीक है। तीनों में देखो बेसिक अंतर देख लो। उल्का खगोलीय पिंड है जो कि छोटे आकार का है, अर्थ के ऊपर गिरता है। क्षुद्र क्या है, थोड़ा बड़े आकार का खगोलीय पिंड है जो कि जुपिटर के आसपास है। धूमकेतु क्या है, धूमकेतु एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें कि सॉलिड पार्ट के साथ साथ गैस भी होती है, ठीक है। केवल धूमकेतु में गैस भी होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो कि अंदर पत्थर है, इसके आसपास बहुत सारी गैसें इसे सराउंड कर रखी है। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, धूमकेतु जो है ना, ये आपका देखो, अभी हमने ग्रह लिखे थे, फिर से लिखते हो। आपके कौन सा होता है पहला, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे होते हैं हमारे 8 ग्रह। नेपच्यून के बाद शुरू होती है ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट, जिसे कि बोलते हैं हम क्यूपर बेल्ट, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्यूपर बेल्ट होती है, क्यूपर बेल्ट को ग्रेवयार्ड ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो
ट्रांस नेपच्यूनियन जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक धूमकेतु होता है, ठीक है, इसे हम कॉमेट बोलते हैं, धूमकेतु होता है, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य की परिक्रमा के क्रम में जब ये सूर्य, अब देखो वहां पे ये ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गया, और यहाँ पे बड़ा सूरज है हमारा, ठीक है, जब सूर्य के पास आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सॉलिड पार्ट होता है ये सूर्य की ओर जाता है ऐसे, ठीक है, और पीछे गैसेस रह जाती है, तो गैसेस पीछे ऐसे ऐसे डिसिपेटिंग फॉर्म में ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि पुछल पुछल तारा भी कहते हैं ना, इसलिए से ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, ठीक है। तो इस पूरे से हम धूमकेतु कहते हैं। हेलिस कॉमेट था, 1986-87 में आया था, 71-75 साल में फिर आएगा, वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो तीन याद रखना, इनकी पोजीशन याद रखना। उल्का वो है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द गिरते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह जुपिटर के और मंगल के बीच में है। धूमकेतु आपके नेपच्यून के और बाद है, क्यूपर बेल्ट में है, ट्रांस नेपच्यूनियन प्रोडक्ट है बेसिकली। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं आपको? आज इतना करते हैं, मैं कल आपको कॉमेंट कराऊंगा, कुछ प्लानिट कराऊंगा, मतलब प्लानिट की क्या कंडीशंस होती है लिख देंगे हम, कितना क्या हिसाब किताब है। बाकी कुछ ना वो क्वेश्चन आते गए प्री में कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है, डीमोस फोबोस किसका है, गैनीमेड किसका है, टाइटन किसका है, ठीक है, कौन सा ऐसे ग्रह है ईस्ट से वेस्ट की ओर परिक्रमा कर रहा है, कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है, ये कुछ मैं आपको डाटा दिखा दूंगा, आप वो कर लेना। क्लियर है? चलो फिर, धन्यवाद।